स्वागत है दोस्तों आपका डेल्टा फॉर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले केमिकल काइनेटिक्स में रेट के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। तो पहली हेडिंग हमारी है आज की फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। चलिए आइए इसके अंदर एक सब हेडिंग डालते हैं। तो पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट। किस बात पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। दोस्तों केमिकल रिएक्शन होने के लिए, केमिकल रिएक्शन होने का मतलब है कि रिएक्टेंट के पुराने बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना, यही हमारा क्या कहलाता है? केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी अभिक्रिया को होने के लिए उसके पुराने बंध क्या होंगे? टूटेंगे और नए बंध बनेंगे। उसी फिनोमेना, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हो? रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों अगर ध्यान दिया जाए तो जितनी जल्दी पुराने बॉन्ड टूटेंगे उतने ही जल्दी नए बॉन्ड बनेंगे और उतनी ही तेज रिएक्शन होगी। तो मतलब अगर आप कह सकते हैं कि अगर रिएक्टेंट का रिएक्टेंट नेचर में जल्दी बॉन्ड को स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है, तो जल्दी तोड़ेगा तो जल्दी बॉन्ड बनाएगा और जल्दी बॉन्ड बनाएगा तो उतनी तेज रिएक्शन होगी। इसका मतलब कह सकते हैं ऐसे रिएक्टेंट जो जल्दी बॉन्ड तोड़ दे रहे हैं, अपने आपस के बॉन्ड जल्दी से तोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो क्या है? अनस्टेबल है। क्योंकि अगर स्टेबल होते तो वो बॉन्ड ना तोड़ते। स्टेबिलिटी पाने के लिए वो बॉन्ड ब्रेक करते हैं और नए बॉन्ड बनाते हैं। तो आप अगर स्टेबिलिटी की टर्म में आप इसकी बात करोगे तो जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, क्या बेटा? ब्लू से लिख लेते हैं इसको, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है आपकी, रेट ऑफ रिएक्शन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। किसके? रेट ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट मतलब जितना रिएक्टेंट अनस्टेबल होगा वो उतनी ही जल्दी स्टेबिलिटी पाना चाहेगा, जिस कारण रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। अगर बात करें प्रोडक्ट सिस्टम में तो ये प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा होगा उतनी ही ज्यादा रिएक्शन तेज होगी। तो ये पहला फैक्टर हमारा है आपका, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। आइए हम अपना दूसरा पॉइंट देखते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है आपका फिजिकल स्टेट। कि रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट क्या है? रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट क्या है? देखिए दोस्तों फिजिकल स्टेट पे कैसे डिपेंड करता है। एक थ्योरी हमारी इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ोगे जिसको बोलते हो कोलिजन थ्योरी। क्या बोलते हो? कोलिजन थ्योरी। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए उनके आपस के मॉलिक्यूल्स का टकराना यानी कि कोलिजन करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतनी ही ज्यादा रिएक्शन होगी। क्या करते हैं? मॉलिक्यूल कोलाइड करके आपस में क्या करते हैं? एनर्जी बढ़ाते हैं। जब एनर्जी एक पर्टिकुलर लेवल से क्रॉस करती है देन जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो प्रोडक्ट में बनना स्टार्ट होते हैं। तो अगर देखा जाए फिजिकल स्टेट के बेसिस पे तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल अगर गैसियस फेस में है तो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। उसके बाद लिक्विड का होगा, उसके बाद गैस का। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा। आप जानते हो गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो इस वजह से ये क्या करते हैं? आपस में खूब तेज कोलिजन करते रहते हैं। तो जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगी। लिक्विड के मॉलिक्यूल पास रहते तो उतना ज्यादा कोलिजन नहीं हो पाता है। और सॉरी यहाँ पे सॉलिड होगा,
जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की अगर बात की जाए तो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को तो कोलिजन करने के लिए स्पेस ही नहीं मिलता है, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। थर्ड फैक्टर की अगर हम बात करें, अगर दोस्तों हम थर्ड फैक्टर की बात करें तो थर्ड फैक्टर हमारा है कैटेलिस्ट। क्या है? कैटेलिस्ट। और ये बहुत कॉमन एग्जांपल है कैटेलिस्ट, आपने सुना भी होगा, कई बार आप रिएक्शंस में कैटेलिस्ट यूज करते हो। कैटेलिस्ट को क्यों यूज किया जाता है कि आपका टाइम बचे, जो रिएक्शन आपकी 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे में हो रही है वो रिएक्शन बहुत कम ही समय में 5-2 मिनट में कंप्लीट हो जाए, उसके लिए आप क्या करते हो, कैटेलिस्ट का यूज करते हो। लेकिन बेटा कैटेलिस्ट हमेशा रिएक्शन का रेट इंक्रीज करने के लिए ही नहीं किया जाता है। कैटेलिस्ट भी हमारे 2 तरीके के होते हैं। एक कैटेलिस्ट होता है हमारा पॉजिटिव कैटेलिस्ट, कैसा होता है दोस्तों, पॉजिटिव कैटेलिस्ट, और दूसरा होता है आपका नेगेटिव कैटेलिस्ट। एक होता है पॉजिटिव कैटेलिस्ट, दूसरा होता है दोस्तों नेगेटिव कैटेलिस्ट। पॉजिटिव कैटेलिस्ट हमारा क्या करता है, हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है बेटा, इंक्रीज। पॉजिटिव कैटेलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे नाम से पता चल रहा है पॉजिटिव, तो इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। वही अगर हम दोस्तों बात करें नेगेटिव कैटेलिस्ट की, इसकी बात करें नेगेटिव कैटेलिस्ट की, तो नेगेटिव कैटेलिस्ट क्या करता है, इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, डिक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। देखिए दोस्तों खास बात ये होती है कैटेलिस्ट में कि ये रिएक्शन के दौरान उसमें कंज्यूम नहीं होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव कैटेलिस्ट, वेदर इट इज पॉजिटिव और वेदर इट इज नेगेटिव, it increases or decreases the rate of reaction without getting consumed in it. रिएक्शन में ये कंज्यूम्ड नहीं होता है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर बात करें तो ऐसे ये करता क्या है, कोई कैटेलिस्ट रिएक्शन को की रेट को बढ़ा और घटा कैसे देता है, तो ये करता क्या है कि जो रिएक्शन होती है किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी रिएक्टेंट की जब रिएक्शंस होती हैं तो उसमें क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी वो पॉइंट होता है जिसके बाद से जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं प्रोडक्ट में बदलना स्टार्ट करते हैं। अगर रिएक्टेंट एक्टिवेशन एनर्जी सपोज करिए, अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपकी 10 किलो जूल है, कितनी है बेटा, 10 किलो जूल, चाहे 10 जूल है पर मोल, कितनी है 10 जूल पर मोल, तो ये क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देगा। मतलब अगर आपका प्रोडक्ट बनना 10 जूल पर स्टार्ट हो रहा है, कितने पे, 10 जूल पे, तो ये क्या करेगा, इसको लोअर करके हो सकता है 5 या 6 पे कर दे, तो जल्दी हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनना स्टार्ट होंगे, जिसकी वजह से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है। अगर नेगेटिव कैटेलिस्ट की बात करें, नेगेटिव कैटेलिस्ट क्या करता है, नेगेटिव कैटेलिस्ट जो होता है आपका, ये एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, जिससे कारण 10 जूल पे एक्टिवेट होने वाला मॉलिक्यूल, कन्वर्ट होने वाला मॉलिक्यूल वो किसमें होने लगता है, 12 या 15 में। तो नेगेटिव और पॉजिटिव कैटेलिस्ट का आप लिख लीजिए ब्रैकेट में, पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या करता है, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी, इट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है दोस्तों, कम कर देता है, जिसके कारण जल्दी ही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलना स्टार्ट हो जाते हैं। वाइल नेगेटिव कैटेलिस्ट क्या करता है, ये क्या करता है, ये लोअर करता है, ये इट इंक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, और ये क्या करता है, स्पीशीज की एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है, इट इंक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आप इसके बारे में अभी इसी चैप्टर में आगे डिटेल में पढ़ोगे, फिलहाल के लिए अभी इतना ही। अब देखिए एक फैक्टर और होता है दोस्तों, जिसको आप बोलते हो टेम्परेचर। क्या बोलते हो दोस्तों, टेम्परेचर। इसी चैप्टर को जब आप आगे फर्दर अभी हम स्टडी करेंगे तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी, रेट ऑफ रिएक्शन की टेम्परेचर डिपेंडेंसी सबसे पहले अर्हेनियस ने सबसे बेहतरीन तरीके से बताई थी। तो अगर कहा जाए तो टेम्परेचर है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जाहिर सी बात है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी। सपोज करिए आपको, अगर जनरल सा एग्जांपल अगर डेली लाइफ में देखना चाहते हो तो आपने सपोज करिए कि एक बाउल में पानी लिया है, वाटर लिया है, उसके अंदर आपने चीनी घोली है। क्या घोली है, चीनी, शुगर के मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं। अब अगर उसको आप डाइल्यूट करते हो, उसको आप चलाते हो, तो आप देखोगे कि वो कुछ समय लेंगे घुलने में, तुरंत ही नहीं घुल जाएंगे। अगर आप क्या करते हो, उसी बाउल को आप कुछ हीट देते हो,
इसी कंटेनर में रख के आप गैस पे हीट करते हो तो वो जल्दी सॉल्युबल हो जाएंगे। तो ये जनरल एग्जांपल है टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शंस का। मतलब हो सकता है चीनी 5-10 मिनट में घुल रही हो पूरी, आप जब गैस पे रख के उसको गर्म करोगे तो वो जल्दी सॉल्युबल हो जाएगी वाटर में। तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी सबसे पहले अरेनियस ने बताई थी, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर बोला जाता है फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन गेट डबल्ड। For every 10 degree rise in temperature, the rate of reaction get doubled. कहा जा रहा है कि मतलब हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया जाए, हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ाया जाए तो रिएक्शन का रेट हर 10 डिग्री के बाद क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए आइए एक फिफ्थ फैक्टर देखते हैं हम। फिफ्थ फैक्टर है दोस्तों हमारा सरफेस एरिया। क्या है? सरफेस एरिया। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो सरफेस एरिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन की। देखिएगा दोस्तों ध्यान से समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, तो जितना वो ज्यादा एक दूसरे के सरफेस में एक्सपोज पे रहेंगे, इसमें रहेंगे एक्सपोज पे रहेंगे, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। एक एग्जांपल से अगर समझा जाए तो अगर आप शुगर के, अगर आपको एक कंटेनर में वाटर भर दिया जाए और उसमें शुगर के बड़े बड़े क्यूब्स डाले जाएं, क्या करे जाए, बड़े बड़े क्यूब डाले जाएं, बड़े बड़े क्यूब डाले जाएंगे और उसकी डाइल्यूशन देखी जाए तो ये थोड़ा लेट में बेटा खुलेगा। क्या होगा? लेट में खुलेगा, मतलब इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के, शुगर मॉलिक्यूल का बहुत कम पार्ट वाटर के कांटेक्ट में रहेगा, बहुत कम पार्ट ही, बहुत कम एरिया ही वाटर के कांटेक्ट में रहेगा। अगर इन्हीं सॉलिड शुगर मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, छोटे छोटे, इसी एक मॉलिक्यूल को क्या किया जाए, शुगर मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया जाए तो ज्यादा पार्ट वाटर के कांटेक्ट में आएगा, जिससे एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एक्सपोज्ड सरफेस एरिया ज्यादा होगा, उसी के कारण रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिसपे रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड करती है। एक फिफ्थ फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि है हमारा कंसंट्रेशन। क्या है? कंसंट्रेशन, concentration of reactant। तो जो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। इसके अभी आपको काफी एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, अभी काफी इसको देखोगे। कहने का मतलब है जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी, जिसकी सांद्रता सबसे ज्यादा होगी, वो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। चलिए देखते हैं इसके बाद अपना रेट लॉ। रेट लॉ में क्या बताता है, देखिए लास्ट टाइम हमने फैक्टर्स में पढ़े थे कंसंट्रेशन का रेट पे कैसे रिलेशन है, ये हम रेट लॉ एक्सप्रेशन में पढ़ेंगे। आइए दोस्तों हेडिंग डालते हैं अपनी रेट लॉ। तो रेट लॉ दोस्तों होता क्या है, रेट लॉ एक तरह की इक्वेशन होती है। क्या होती है? एक तरह का एक्सप्रेशन या इक्वेशन होती है। द रेट लॉ, आइए देखते किस तरह डिफाइन करते हैं। द रेट लॉ इज इक्वेशन, द रेट लॉ इज इक्वेशन which, the rate law is equation which establish a relation between rate of reaction and concentration of
concentration of reactants, concentration of reactants। दोस्तों रेट लॉ क्या है? रेट लॉ एक ऐसी इक्वेशन है, एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो रिलेशन स्टैब्लिश करता है किसके बीच में कि रेट का और कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में क्या रिलेशन है। तो रेट लॉ की दोस्तों बात करें रेट लॉ अगर किसी रिएक्शन के लिए अगर रेट लॉ की बात करें, अगर 2A क्या दोस्तों 2A प्लस B, सपोज करिए एक रिएक्टेंट 2A है, A है और दूसरा है B, ये आपको क्या देते हैं दोस्तों? प्रोडक्ट। क्या देते हैं आपको? प्रोडक्ट। तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है हमारा, रेट लॉ एक्सप्रेशन जो टोटली बेस्ड है हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू पे। 2A प्लस बी अगर आपको प्रोडक्ट दे रहा है, 2A प्लस बी प्रोडक्ट दे रहा है, तो रेट किस पे डिपेंड करता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ A की पावर x। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि A की कंसेंट्रेशन के, अब ये x आपको नहीं पता, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो आपका दूसरा रिएक्टेंट B है उसकी पावर y के। अगर इन दोनों इक्वेशन को आप बेटा कंबाइन करते हो तो आप लिखोगे रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर x कंसेंट्रेशन ऑफ B की पावर y, कंसेंट्रेशन ऑफ B की पावर y। अगर आप यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो R इक्वल्स टू आप लिखते हो बेटा K टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ A की पावर x इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B की पावर y, कंसेंट्रेशन ऑफ B की पावर y। ये आपका एक रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है। ये जो कांस्टेंट आपका K इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे, इस कांस्टेंट को दोस्तों आप बोलोगे रेट कांस्टेंट। क्या बोला जाता है इसको? रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, दो नामों से जाना जाता है, रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। चलिए देखते हैं इसमें थोड़े टर्म। अगर दोस्तों देखिए R का आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ये K कांस्टेंट है जिसको आप रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट बोल रहे हो, ठीक है। R x क्या है यहाँ पर? x और y। देखिए x जो है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या है दोस्तों? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब रिएक्शन का ऑर्डर x के सापेक्ष में क्या है। y जो दोस्तों है हमारा, y क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y। ऑर्डर ऑफ, ये जो आपका y है, सॉरी यहां पर a होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A के रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर दिया है। जो y क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B। y जो है आपका ये ऑर्डर है रिएक्शन का किसके रिस्पेक्ट में? B के रिस्पेक्ट में। अगर दोस्तों अगर पूछा जाता है कि रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर क्या होता है, ये रिएक्शन अगर आपकी लिखी हुई है, रेट लॉ एक्सप्रेशन निकालने के बाद आप क्या करोगे? जो उनकी पावर रेज्ड हुई है इंडिविजुअल टर्म्स में, यानी कि A के रिस्पेक्ट में और B के रिस्पेक्ट में, उसका डायरेक्ट सम कर दोगे और वही सम क्या होगा? आपका डायरेक्ट ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा। तो ओवरऑल ऑर्डर को अगर देखें तो n से रिप्रेजेंट करेंगे। n is what? overall order of reaction and it is given by x plus y। अब सारे टर्म आप देखिए जानते हो दोस्तों। r आपका क्या है यहाँ पे? r आपका है रेट ऑफ रिएक्शन। r मींस रेट ऑफ रिएक्शन। k आपको बता ही दिया गया है, k क्या है? रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट, और x y क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A, y क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B। ओवरऑल ऑर्डर की बात करें n से रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। n से रिप्रेजेंट किया जाता है, n क्या होता है? x प्लस y। मतलब आप किसी भी रिएक्शन का आप क्या लिखिए? सबसे पहले उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने के बाद उनकी जो पावर्स हैं, कंसेंट्रेशन में रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की जो पावर है उसको सिंपली ऐड कर दीजिए, वो आपको क्या दे देंगी? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है कि फर्स्ट ऑर्डर की है कि सेकंड ऑर्डर की है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर दोस्तों हम बात करते हैं, यहां पर एक रेट कांस्टेंट है। क्या है? रेट कांस्टेंट। अभी हमने जैसे बताया कि रिएक्शन आपको 0 डिग्री की पढ़नी है, ठीक है, फर्स्ट डिग्री की पढ़नी है, तो 0 डिग्री के लिए ये रेट कांस्टेंट है, इसकी यूनिट क्या होगी? रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? तो रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर के हिसाब से चेंज होती रहती है। अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज चेंज। बट एक आप जनरल फॉर्मूला जानते हो, यहां पे लिख लीजिएगा आप दोस्तों, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। और ये एग्जामिनेशंस में एमसीक्यू में 1 मार्क्स का क्वेश्चन लगभग हर साल पूछा जाता है कि आपको एक रिएक्शन दे देगा, ठीक है, उसका ऑर्डर पूछेगा, या फिर पूछ देगा कि ये रेट कांस्टेंट अगर कोई रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है या फर्स्ट ऑर्डर की या 0 ऑर्डर की है तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय, एक जनरल सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, क्या होता है? मोल पर लीटर 1 माइनस एन, मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स, जहां एन क्या है आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए, ये जनरल तरीका है किस तरह से। अब जिस भी ऑर्डर की रिएक्शन होगी, अगर यूनिट पूछेगा तो आप क्या करोगे? एन की जगह वो ऑर्डर रख दोगे और यूनिट कैलकुलेट कर लोगे। आइए देखते हैं कुछ, अगर यूनिट निकालने की बात करें तो उसको रफ करते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछता है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है आपकी? फर्स्ट ऑर्डर, एक छूट गया है, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, तो उसके लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? के की यूनिट क्या होगी? तो देखिए 0 ऑर्डर रिएक्शन है, क्या है? 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो आप जनरल फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? मोल पर लीटर आपने जनरल फॉर्मूला लिख दिया, आप फिर लिख लोगे 1 माइनस एन, क्या लिखोगे दोस्तों? 1 माइनस एन, फिर लिखोगे सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। अब देखो इसको जब दोस्तों सॉल्व करोगे, एन क्या है? इसके लिए आपको कैलकुलेट करनी है 0 डिग्री के लिए, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दीजिए दोस्तों, तो ये आ जाएगी मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स। ये आपकी 0 ऑर्डर के लिए, इसके लिए 0 ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गई। अगर आप बात करते हैं दोस्तों फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट, तो n बराबर यहाँ पे दोस्तों 1 हो जाएगा। जनरल फॉर्मूला ये रहेगा 1 मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स, तो मोल पर लीटर एज इट इज, इसके बाद दोस्तों 1 माइनस एन, यानी कि 1 माइनस एन की वैल्यू 1 सेकेंड इनवर्स, तो 1 माइनस 1 दोस्तों हो जाएगा 0। किसी भी क्वांटिटी की पावर अगर 0 है, तो उसकी वैल्यू हो जाती है पूरी 1, तो केवल और केवल यहां पर आपका बच जाएगा सेकेंड इनवर्स, मतलब फर्स्ट डिग्री ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो दोस्तों क्या हो जाएगी? केवल और केवल सेकेंड इनवर्स। इसी तरह सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन के निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या पुट कर दोगे आप? n बराबर 2, इस फॉर्मूले में क्या पुट कर दोगे? n बराबर 2, तो मोल पर लीटर एज इट इज 1 माइनस n होता है तो n की जगह 2 हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स एज इट इज, तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर की पावर -1 सेकेंड इनवर्स। अगर थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो दोस्तों ये इनवर्स है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो पावर ये पॉजिटिव हो जाएगी, या फिर इसको लिख सकते हैं लीटर पर मोल सेकेंड इनवर्स। तो दोस्तों इस तरह से हम ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे, और इस पॉइंट से एक क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू में 1 मार्क्स का, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए इसको और मेमोराइज कर लीजिएगा। आइए दोस्तों देखते हैं हम अपना एक न्यूमेरिकल जो कि रेट लॉ एक्सप्रेशन पे बेस्ड है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रिएक्शन 2a plus b plus c gives d plus 2e
is of first order with respect to A and second order with respect to B and थर्ड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू C। एक आपको रिएक्शन दी हुई है और कहा गया है कि ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट ऑर्डर है A के रिस्पेक्ट में, सेकेंड ऑर्डर है B के रिस्पेक्ट में एंड जीरो ऑर्डर की है C के रिस्पेक्ट में। तो पहले आपको पूछा है सबसे पहले पहला पार्ट क्वेश्चन में कि आपको इस इक्वेशन का, इस रिएक्शन का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है, ये पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी व्हाट इज इफेक्ट ऑन रेट। अगर ए बी और सी की कंसेंट्रेशन को डबल कर दिया जाए, ए बी और सी की कंसेंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो जो नया रेट हमको मिलेगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। और थर्ड पॉइंट पूछा है ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन दी हुई है इसका ओवरऑल रेट क्या होगा। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन दोस्तों आपने पढ़ा होगा, अभी इसके जस्ट प्रीवियस टॉपिक में बताया है मैंने। रेट बराबर क्या होता है दोस्तों, आर बराबर होता है रेट लॉ के हिसाब से आर इक्वल्स टू के टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, बी की पावर वाई। अगर दोस्तों देखिए यहाँ पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल तीन रिएक्टेंट दिए हुए, तो आप एक रिएक्टेंट और बढ़ा लो, यहाँ पर सी कर लो, उसकी पावर क्या कर लो, सेट कर लो, क्या कर लो, सेट कर लो। एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, और जेड क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी, और ए बी सी क्या दी हुई है आपकी कंसेंट्रेशन दी हुई है। तो आपका ये पहला दोस्तों, और ये जनरल हो गया रेट लॉ लिखने का। अब यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, R इक्वल्स टू के टाइम्स ए के रिस्पेक्ट में रिएक्शन का ऑर्डर कितना है दोस्तों, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, तो x की जगह आप दोस्तों पुट कर दोगे 1, y की जगह दोस्तों जो रिएक्शन का ऑर्डर है b के रिस्पेक्ट में कितना है 2, तो y की जगह आप दोस्तों डाल दोगे 2 और c की जगह क्या डाल दोगे, c के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है आपका 0, क्या है 0। तो अगर ध्यान दो तो R इक्वल टू आ जाएगा K टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ A की पावर 1 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ C की पावर 0, किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो ये आपका रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आ जाएगा। तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आ गया। अब देखिए इसके आगे क्या कहता है, देखिए एक जो जनरल सी मिस्टेक होती है, जनरल सी मिस्टेक दोस्तों क्या होती है कि आप रिएक्शन देखते हो डायरेक्ट लिखते हो R इज इक्वल्स टू के टाइम्स, यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है इसको पावर में चढ़ा देते हो, ये हो जाता है A की पावर 2, B का पावर 1 और C का पावर 1। ये दोस्तों गलत हो जाता है। ये जो आप लिख रहे हो लॉज ऑफ मास एक्शन है, क्या है दोस्तों, लॉज ऑफ मास एक्शन, और ये केवल और केवल कुछ ही रिएक्शन में पॉसिबल है, कुछ ही रिएक्शन में इसका यूज करके आप रेट लॉ एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। कुछ ही रिएक्शन है, कौन सी वो रिएक्शन है, जो जितनी भी सिंगल स्टेप रिएक्शन होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन होती हैं, उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन चाहे लॉज ऑफ मास एक्शन लिखिए वो दोनों सेम आता है। अगर बहुत सारी अभी आपको रिएक्शन ऐसी देखने को मिलेगी जो इस प्रोसेस से आएंगी, ठीक है। अगर अलग अलग नहीं दिया और सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो आप लॉज ऑफ मास एक्शन भी लगा सकते हो। उसमें करते क्या होगी, आप रेट लिखते हो, रेट इक्वल्स टू के लिखते हो, कंसेंट्रेशन ऑफ ए, यहाँ पे जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको पावर में चढ़ा देते हो, यहाँ पे बी का जो कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसको पावर में लिख देते हो सी। ये लॉज ऑफ मास एक्शन उन्हीं रिएक्शन पे बेस्ड है जो सिंगल स्टेप होती हैं और एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं। तो ध्यान रहेंगे अगर ये चीजें दी हुई हैं कि फर्स्ट के रिस्पेक्ट में क्या है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है, तो आप इसी तरह से निकालोगे फॉर्मूले का यूज करके। अब देखिए सेकंड पार्ट इसका दोस्तों पूछ रहा है, सेकंड पार्ट कह रहा है कि इसमें ऑन डबलिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी। अब अगर यहाँ पर दोस्तों सी की पावर 0 है, यानी कि सी का टर्म एलिमिनेट हो गया, मतलब इस रिएक्शन का जो भी रेट होगा, इस रिएक्शन का जो भी रेट होगा वो सी पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब सी का कंसेंट्रेशन हम चाहे जितना बढ़ाएं या घटाएं, रिएक्शन पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए अगर
आप कंसंट्रेशन को डबल करते हो तो R इक्वल टू दोस्तों आ जाता है, इसमें वैल्यू रखिए R इक्वल टू K, A की आपने कंसंट्रेशन क्या कर दी, डबल कर दी, तो ये हो गया A, B की कंसंट्रेशन भी क्या कर दी आपने दोस्तों, डबल कर दी, तो ये हो गया B की पावर 2, C की कंसंट्रेशन भी आपने क्या कर दी, डबल कर दी, A की डबल की, B की डबल की, C की डबल की, ये कितना हो गया दोस्तों, 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं, इसको R डैश सपोज कर देते हैं जो हमारा डबल करने के बाद रेट आया, तो R डैश इक्वल टू K, ये 2 बाहर आएगा, इसका जब बेटा स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8 टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B, और इस होल क्वांटिटी की पावर 0, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी ये जो आपका नया रेट आएगा वो क्या आ जाएगा, 8K कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। अगर दोस्तों इसको सेकेंड इक्वेशन मानते हो, क्या मानते हो आप, सेकेंड इक्वेशन, और इसको मानते हो आप फर्स्ट इक्वेशन, तो ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, R इक्वल टू क्या है दोस्तों, R इक्वल टू है आपका K A की पावर 1, B की पावर 2, B की पावर 2 अपॉन R डैश लिखोगे, आप दोनों ये जो एक्सप्रेशन है उनको डिवाइड कर रहे हो, तो ये आ जाएगा 8K कंसंट्रेशन ऑफ A, और यहां पर आ जाएगा, यहां पर देखिए स्क्वायर रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर हट गया था, आप 2 का स्क्वायर करोगे 4, B का B रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका B पावर 2। अब दोनों इक्वेशन को, रिएक्शन को, एक्सप्रेशन को आपने डिवाइड कर दिया, तो देखिए K से K कट जाएगा, A से कंसंट्रेशन A की कट जाएगी, B स्क्वायर है, B स्क्वायर कट जाएगा, यानी रेट होगा दोस्तों R अपॉन R डैश इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन 8, तो जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो ये R डैश इक्वल टू हो जाएगा 8R, R डैश इक्वल टू आ जाएगा 8R। इसका मतलब जो आप जब आप कंसंट्रेशन A B C की जब डबल करोगे तो जो नया रेट आएगा वो पुराने वाले रेट के 8 टाइम्स आएगा, मतलब 8 टाइम्स जो रेट होगा रिएक्शन का बढ़ जाएगा कंसंट्रेशन को बढ़ाने में। ठीक है, अगर थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आपने क्या किया, रेट लॉ लिखा, ये आपका रेट लॉ हो गया, तो ऑर्डर पूछ रहा है, तो ऑर्डर के बेसिकली आप क्या करोगे, जो रेट लॉ में जब आपने एक्स वाई लिखा है उसका सम कर दोगे, क्या कर दोगे सम, तो 1 + 2 बेटा क्या हो जाएगा आपका 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 3 इज योर आंसर। आइए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ 2A + B + C गिव्स प्रोडक्ट, एक रिएक्शन दी हुई है जो कि आपको क्या देती है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि बताइए रिएक्शन के लिए रेट लॉ क्या होगा, इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन दी है इसमें रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, और थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है अगर ऑन मेकिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A 2 times, B 3 times and C 4 times, then the effect on the rate of reaction। अगर A की कंसंट्रेशन को दुगना, B की कंसंट्रेशन को 3 गुना और C की कंसंट्रेशन को 4 गुना यानी 4 टाइम्स बढ़ा दिया जाए तो आपका जो नया रेट होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों रिएक्शन पे ध्यान दें, क्या ध्यान दें रिएक्शन पे, तो रिएक्शन में यहाँ एक टर्म हुआ है यूज एक्सेस, इसको आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। एक्सेस कभी भी कोई भी चीज, कोई भी रिएक्टेंट अगर एक्सेस क्वांटिटी में लिया जा रहा है तो इनडायरेक्टली वो बोल रहा है कि यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगी सी के रिस्पेक्ट में वो क्या होगी 0, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी सी के रिस्पेक्ट में 0 होगी। अब देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर किसी का ऑर्डर तो दिया नहीं है, तो आप क्या करोगे डायरेक्ट जो आप लॉज ऑफ मॉस एक्शन होता है R = K कंसंट्रेशन ऑफ A उसकी पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसी का यूज करोगे इसका रेट लिखने के लिए। तो देखिए दोस्तों रेट R = K टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ A, और इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है यानी कि 2 इसकी पावर में आ जाएगा इनटू B स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 लगाने की कोई जरूरत नहीं, जो C है C देखिए यहाँ पर एक्सेस क्वांटिटी में लिया गया है दोस्तों, एक्सेस क्वांटिटी में जब भी लिया जाएगा इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा 0 होगा। हमारे पास दोस्तों इंडिविजुअल रिस्पेक्ट में ऑर्डर नहीं दिया था तो आपने क्या किया डायरेक्ट लॉज ऑफ मास एक्शन यूज किया, नॉर्मली आपने इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दिया। ठीक है, तो इसके ये हो गया इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब देखिए दोस्तों सेकंड चीज पूछा है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट,
इसके यहाँ पर जो रेट कांस्टेंट के है इसकी यूनिट क्या होगी, तो आपको यूनिट मार्क जानते हो आप, जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है ऑर्डर वाइज चेंज होती है। तो सबसे पहले आप इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालोगे, क्या निकालोगे इस रिएक्शन का ऑर्डर के बाद आप जनरल फॉर्मूला प्रीवियस टॉपिक में बताया गया है उसकी मदद से आप निकाल सकते हो। तो आर ये आपका रेट एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो अगर ऑर्डर की बात करो दोस्तों, ऑर्डर की बात करो तो इनकी पावर्स होगी, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर 1, 2 + 1 0 से इंक्लूड नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा 3। मतलब जो ये रिएक्शन लिखी हुई है इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है बेटा वो क्या है 3, रिएक्शन का ऑर्डर है 3। अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है यूनिट, तो यूनिट रेट कांस्टेंट की कैसे निकालते हो आप जानते हो, रेट कांस्टेंट की यूनिट के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है मोल पर लीटर 1 - n सेकंड इनवर्स, 1 - n सेकंड इनवर्स, जहां n होता है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, तो 1 - n, तो मोल पर लीटर एज इट इज, मोल पर लीटर एज इट इज 1 - 3 सेकंड इनवर्स। इसको जब सॉल्व करोगे तो बेटा ये आ जाएगा मोल पर लीटर पावर -2 सेकंड इनवर्स। अगर पावर को पॉजिटिव बनाते हो बेटा तो ये आ जाएगा लीटर पर मोल स्क्वायर सेकंड इनवर्स, पर मोल स्क्वायर सेकंड इनवर्स। अगर दोस्तों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्या देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं, इसको थोड़ा रफ करते हैं। देखिए दोस्तों कह रहा है कि ऑन मेकिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ A 2 टाइम्स, B 3 टाइम्स एंड C 4 टाइम्स, अगर A की कंसेंट्रेशन को दुगना कर दिया जाए, B की कंसेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया जाए, C की कंसेंट्रेशन को 4 टाइम्स कर दिया जाए, तो नया रेट हो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सपोज करिए नया रेट क्या है बेटा R डैश इक्वल्स टू यही रेट रहेगा कि अब A की कंसेंट्रेशन को 2 टाइम्स किया गया है तो 2 टाइम्स A का होल स्क्वायर, B की कंसेंट्रेशन को दोस्तों 3 टाइम्स किया गया है तो 3B की कंसेंट्रेशन इनटू C की कंसेंट्रेशन को 4 टाइम्स किया है तो C 4 0। तो R डैश दोस्तों आ जाएगा R डैश इक्वल्स टू K टाइम्स, R डैश इक्वल्स टू K टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ 2A। अब 2A का होल स्क्वायर है तो दोस्तों इसको खोलोगे तो आ जाएगा आपका 4 कंसेंट्रेशन ऑफ A, 4 टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ A। इसको जब ब्रैकेट को स्प्लिट करोगे आ जाएगा 3 टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ B, 3 टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ B पावर 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये 4 टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ C यानी कि इसकी पावर 0 है तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सॉल्व करें तो R डैश स्पष्ट हो जाएगा 12 टाइम्स K कंसेंट्रेशन ऑफ A कंसेंट्रेशन ऑफ B, 12 टाइम्स A कंसेंट्रेशन ऑफ A कंसेंट्रेशन ऑफ B। ये आपकी हो गई दोस्तों सेकंड इक्वेशन। इसको सपोज कर लीजिए आपने फर्स्ट करा था, फर्स्ट इक्वेशन बाय डिवाइडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, तो R अपॉन R डैश इक्वल्स टू दोस्तों हो जाएगा K टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ, यहां पे देखिए स्क्वायर छूट रहा था, K टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ B इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ C अपॉन R डैश की वैल्यू दोस्तों क्या है 12 टाइम्स K कंसेंट्रेशन ऑफ A का स्क्वायर इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ B इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ C की पावर 0, तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, चाहे C लिखने में कोई मतलब नहीं, C की पावर 0 कट से कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा बेटा, A स्क्वायर से A स्क्वायर कट जाएगा, K से K कट जाएगा, यानी कि R अपॉन R डैश बच जाएगा कितना दोस्तों 1/12। R अपॉन R डैश कितना हो गया 1/12। अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो R डैश जो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा R डैश इक्वल्स टू 12 टाइम्स R। अगर कंसेंट्रेशन आप बढ़ाते हो, अगर कंसेंट्रेशन बढ़ाते हो तो A की कंसेंट्रेशन को 2 टाइम्स करते हो, B की कंसेंट्रेशन को 3 टाइम्स करते हो, C की कंसेंट्रेशन को आप बेटा करते हो 4 टाइम्स, जो रेट में इंक्रीमेंट होगा, जो रेट नया रेट आएगा, नया रेट प्रीवियस रेट की 12 टाइम्स हो जाएगा। आइए दोस्तों अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में इक्वेशन दी हुई है A + 2B gives C + D, एक रिएक्शन दी हुई है, उसकी उस रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ रेट R = K टाइम्स कंसेंट्रेशन ऑफ A की पावर X इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ B की पावर Y। इस रिएक्शन के लिए आपको दोस्तों क्या निकालना है, पहली चीज इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालना है, ठीक है, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी निकालनी है और रिएक्शन का क्या निकालना है आपको ऑर्डर निकालना है जब B की क्वांटिटी एक्सेस में ले ली जाए, जब B की क्वांटिटी किसमें ले ली जाए एक्सेस में। तो दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑलरेडी गिवन है, तो हम क्या करेंगे, आप जानते हो जब रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन होता है तो आप क्या करते हो,
एन के लिए क्या करते हो, जो पावर होती है कंसंट्रेशन की, जो पावर रेंज होती है उसी को क्या करते हो, ऐड कर देते हो। तो इस इक्वेशन के लिए जो ऑर्डर होगा, ओवरऑल ऑर्डर, वो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। तो ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। अगर रेट लॉ नहीं दिया होता, सपोज करिए इसी क्वेश्चन में रेट लॉ नहीं दिया होता, तो हम लॉज ऑफ मास एक्शन लगा के क्या करते, रेट इक्वल टू हम दोस्तों लिखते हैं रेट इक्वल टू k टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर 2, तब आप रेट क्या लिखते, 3 लिखते। लेकिन यहाँ पर रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब दोस्तों ऐसा डिफरेंस हो क्यों रहा है, ऐसा डिफरेंस हो क्यों रहा है कि एक बार हम फॉलो कर रहे हैं लॉज ऑफ मास एक्शन और दूसरी बार इस तरह से। तो आपको पहले ही बताया था लेक्चर की स्टार्टिंग में ही, जो ऑर्डर होता है किसी भी रिएक्शन का वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। आप रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर नहीं बता सकते, रिएक्शन को देख के उसका ऑर्डर नहीं बता सकते, वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है और वो केवल और केवल एक्सपेरिमेंट से ही निकाली जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, रेट ऑफ एक्सप्रेशन ऑर्डर क्या हो गया दोस्तों, x प्लस वाई। दूसरी चीज पूछा है मॉलिक्यूलरिटी, बहुत बढ़िया टर्म है मॉलिक्यूलरिटी। इसके बाद वाले लेक्चर में आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस क्या होता है। तो मॉलिक्यूलरिटी यहाँ के लिए जान लीजिए बस इतना कि किसी भी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टिव मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टिव मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट्स इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड योर मॉलिक्यूलरिटी। तो यहाँ पर रिएक्टिव मॉलिक्यूल लिखेंगे तो ए का 1, बी का 2। तो यहाँ पे दोस्तों मॉलिक्यूलरिटी की बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी टोटल कितनी हो जाएगी, सिंपली आप ऐड कर दो तो मॉलिक्यूलरिटी दोस्तों हो जाएगी 3। मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी आपकी 3। अब देखिए दोस्तों थर्ड क्वेश्चन कहा है, ऑर्डर इफ बी इज इन एक्सेस। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया था जब भी किसी रिएक्टेंट की क्वांटिटी एक्सेस में ली जाए, जब भी किसी रिएक्टेंट की क्वांटिटी एक्सेस में ली जाए, उसका सीधा सा मतलब यह है कि जो रिएक्टेंट है उसकी जो डिग्री होगी, उसके रिस्पेक्ट में जो डिग्री होगी रिएक्शन के लिए, वो क्या हो जाएगी, 0। क्या हो जाएगी, 0। मतलब इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में आप क्या कर दोगे, k इक्वल्स टू a की पावर x हो जाएगा। जब b को एक्सेस कर दिए तो y पर जो डिग्री होगी वो क्या हो जाएगी, 0। b की पावर y बराबर हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा रेट इक्वल्स टू k टाइम्स a की पावर x, b की पावर 0, यानी कि टर्म इवैल्यूएट हो जाएगा। अब क्या रहा है कि अब इसकी डिग्री बताइए। तो देख रहे हो आप इसमें कोई और टर्म बच नहीं रहा है, केवल और केवल एक कंसंट्रेशन बच रहा है, उसकी पावर x। तो यहाँ पे डिग्री की बात करें तो इस अगर कोई और होता दोस्तों तो आप प्लस करते हैं, कोई है नहीं, तो केवल और केवल इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, x। अगर b को एक्सेस में ले लिया जाता है तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाता है वो कितना हो जाता है, x। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, जीरो ऑर्डर के लिए, हाफ लाइफ के लिए। तब तक आज का लेक्चर हमारा यही समाप्त होता है दोस्तों। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।